नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद भारतीय राजनीति में ऐसा क्या हुआ कि मोहनदास करमचंद गांधी अचानक इतने महत्वपूर्ण हो गए, राष्ट्रीय मंच पर उनका उभार हुआ। हाँ। हमारे पास देखिए आधुनिक भारत के इतिहास की किताब के कुछ अंश हैं, तो कोशिश करते हैं इनमें से ज़रूरी जानकारी निकालने की और समझने की कि उस समय असल में क्या चल रहा था, क्या माहौल बन रहा था। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक घटना नहीं थी। मतलब ये वो समय था जब युद्ध खत्म होने के बाद के जो हालात थे, फिर दुनिया भर में जो चीजें हो रही थीं और साथ में अंग्रेजों की अपनी नीतियां, इन सब ने मिलकर भारत में एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर दी थी। अच्छा, तो युद्ध के बाद मतलब क्या बदला, क्या खास मुश्किलें आईं? देखिए, सबसे पहली बात तो आर्थिक थी। युद्ध के बाद महंगाई बहुत बढ़ गई, चीजें महंगी हो गई, हम्म। व्यापार में मंदी आ गई, बेरोजगारी फैल गई। और इसका असर ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों पे पड़ा। उद्योगपति परेशान, मजदूर परेशान, किसान तो थे, हाँ। लौटे हुए सैनिक, पढ़े लिखे शहरी लोग, मतलब समाज का हर तबका किसी न किसी तरह से प्रभावित था। और वो उम्मीदें भी थीं कि भाई हमने लड़ाई में इतना साथ दिया अंग्रेजों का, तो शायद अब कुछ राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उम्मीद थी। भारतीयों ने सोचा था कि वफादारी दिखाने का इनाम मिलेगा, स्वशासन की तरफ कुछ बढ़त मिलेगी। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, तो एक मोहभंग की स्थिति पैदा हुई। अच्छा। और ये सिर्फ भारत में नहीं था, दुनिया भर में जो साम्राज्यवादी ताकतें थीं, उनके वादों पर से लोगों का भरोसा उठ रहा था। जैसे मित्र राष्ट्रों ने लड़ाई के दौरान कहा कि हम स्वशासन के सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, पेरिस शांति सम्मेलन में ये बातें हुई थी शायद। हाँ, लेकिन जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ तो साफ हो गया कि ये वादे ज्यादातर खोखले थे। वो अपने फायदे देख रहे थे। इसी बीच 1917 में रूस में क्रांति हुई। हाँ, रूसी क्रांति, उसका क्या असर पड़ा? उसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा। उसने दिखाया कि अगर आम जनता, किसान, मजदूर एकजुट हो जाएं, संगठित होकर संघर्ष करें, तो वो बड़ी से बड़ी सत्ता को उखाड़ फेंक सकते हैं। तो इसने भारत के राष्ट्रवादियों को भी एक नई उम्मीद दी, एक नया रास्ता दिखाया कि हाँ, संगठित जनशक्ति से बदलाव लाया जा सकता है। तो मतलब माहौल पूरा तैयार था, असंतोष, टूटी हुई उम्मीदें और बाहर से प्रेरणा भी मिल रही थी। इसी बैकग्राउंड में फिर अंग्रेज अपनी वो गाजर और छड़ी वाली नीति लेकर आए। हाँ बिल्कुल, ये उनकी पुरानी आजमाई हुई नीति थी। एक तरफ कुछ सुधारों का लॉलीपॉप देना ताकि नरम दल वाले खुश रहें। वो गाजर? हाँ, वो गाजर। और दूसरी तरफ अगर कोई विरोध करे तो सख्ती से दबाने के लिए कड़े कानून, वो छड़ी। तो गाजर क्या थी इस बार? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सही, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। ये थी गाजर, और छड़ी थी रॉलेट एक्ट। अच्छा, पहले इन सुधारों की बात करते हैं। क्या था इनमें खास? ये द्वैध शासन, डायार्ची, ये क्या चीज थी? हाँ, ये सुधारों का सबसे अहम हिस्सा था, खासकर प्रांतों के लिए। इसमें क्या किया गया कि प्रांतीय सरकार के विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित मतलब आरक्षित विषय जैसे कि वित्त, पुलिस, न्याय, लगान, ये गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास रहे। इन पर चुने हुए मंत्रियों का कोई नियंत्रण नहीं था। अच्छा। और हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन, ये भारतीय मंत्रियों को दिए गए। ये मंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह थे। लेकिन असली पेच ये था कि गवर्नर के पास बहुत ज्यादा शक्तियां थीं। वो मंत्रियों की सलाह मानने को बाध्य नहीं था। वो किसी भी कानून को रोक सकता था। तो मतलब नाम के लिए मंत्री बना दिए, पर असली चाबी गवर्नर के पास ही रही। बिल्कुल। और केंद्र में तो हालत और भी खराब थी। वहां कोई जिम्मेदार सरकार का प्रावधान ही नहीं था। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ही सर्वोपरि थी। हाँ, एक द्विसदनीय विधायिका बनाई गई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, लेकिन उसके अधिकार बहुत सीमित थे। वो बजट पर सिर्फ बहस कर सकती थी, वोट नहीं दे सकती थी। और वोट देने का अधिकार भी बहुत ही कम लोगों को था, मतलब संपत्ति और शिक्षा के आधार पर। तो ये तो मतलब सुधार कम और दिखावा ज्यादा लग रहा है। अगर विषयों का बंटवारा ही ऐसा हो कि मंत्री काम ही ना कर पाएं। हाँ, यही सबसे बड़ी कमी थी। सोचिए, शिक्षा मंत्री स्कूल खोलना चाहता है, लेकिन पैसा वित्त विभाग के पास है, जो आरक्षित विषय है और गवर्नर के कंट्रोल में है। तो मंत्री कैसे काम करेगा? विषयों का बंटवारा भी बड़ा अतार्किक था।
इसीलिए कांग्रेस ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। 1918 में बॉम्बे में एक विशेष सत्र हुआ था, हसन इमाम की अध्यक्षता में। वहां इसे निराशाजनक और असंतोषजनक कहा गया। और तिलक ने भी कुछ कहा था शायद? हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा था। मतलब एक उम्मीद तो जगी कि कुछ मिलेगा, पर असल में अंधेरा ही रहा, रोशनी नहीं आई। तो ये तो हुई गाजर की बात, जिससे कोई खास मिठास नहीं मिली। अब आते हैं छड़ी पर, रॉलेट एक्ट। ये क्या बला थी? ये असम में बहुत ही दमनकारी कानून था। इसका आधिकारिक नाम तो था एनार्टिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। ये मार्च 1919 में पास हुआ। अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, नाम ही डरावना है। हाँ, असल में ये युद्ध के समय जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, उसी की शक्तियों को शांतिकाल में भी बनाए रखने के लिए लाया गया था। इसके तहत सरकार को ये अधिकार मिल गया कि वो किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सिर्फ शक की बिना पर? हाँ, और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था विशेष अदालतों में, जहां जूरी नहीं होती थी, और सजा के खिलाफ अपील करने का भी अधिकार नहीं था। अरे बाप रे, मतलब न वकील, न दलील, न अपील। बिल्कुल, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। ये भारतीयों के नागरिक अधिकारों पर सीधा हमला था। सोचिए, एक तरफ सुधारों की बात हो रही है और दूसरी तरफ ऐसा कानून लाया जा रहा है। ये उस वक्त लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका था, खासकर जब वो युद्ध के बाद ज्यादा अधिकारों की उम्मीद कर रहे थे। इसका विरोध तो हुआ होगा जबरदस्त। बहुत ज्यादा। कई बड़े भारतीय नेताओं ने, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे, उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कानून सभ्य सरकार नहीं ला सकती। और इसी पूरे उथल पुथल के बीच गांधी जी का भारत में प्रवेश होता है। मतलब वो सक्रिय राजनीति में आते हैं। वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, है ना? हाँ, जनवरी 1915 में वो भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में वो लगभग 20-21 साल रहे थे, 1893 से 1914 तक। वहाँ का अनुभव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था? बहुत ज्यादा। दक्षिण अफ्रीका उनके लिए एक तरह की प्रयोगशाला थी। वहीं उन्होंने पहली बार नस्लीय भेदभाव का सामना किया और उसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने वहां के भारतीयों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या प्रांत के हों, एकजुट किया। नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला। और सबसे जरूरी, सत्याग्रह का तरीका। हाँ, सबसे जरूरी सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह, अहिंसक प्रतिरोध का तरीका। ये उन्होंने वहीं विकसित किया और सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी किया। उन्होंने दिखाया कि बिना हिंसा के भी जुल्म का सामना किया जा सकता है। तो जब वो भारत लौटे तो उनके पास सिर्फ विचार नहीं थे, बल्कि एक जांची परखी तकनीक थी और लोगों को संगठित करने का अनुभव था। भारत आकर उन्होंने क्या किया? सीधे राष्ट्रीय राजनीति में कूद पड़े? नहीं, एकदम से नहीं। उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने उन्हें सलाह दी थी कि पहले 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करो, देश को समझो, लोगों को जानो, अपनी आंखें खुली रखो पर मुंह बंद रखो। अच्छा, मतलब पहले होमवर्क किया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पूरा देश घूमा, लोगों की समस्याएं समझी, और फिर 1917-18 में उन्होंने 3 स्थानीय मुद्दों पर हस्तक्षेप किया, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। हाँ, ये चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा वाले मामले। रही। पहला था चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में। वहां नील के बागान मालिक किसानों पर जुल्म करते थे। उन्हें अपनी जमीन के खास हिस्से पर, जिसे तिनकठिया सिस्टम कहते थे, 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे, वो भी बहुत कम कीमत पर। तो गांधी जी वहां कैसे पहुंचे? एक स्थानीय किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। वो गांधी जी के पीछे पड़ गए और उन्हें चंपारण ले आए। वहां गांधी जी ने किसानों की समस्याएं सुनी, जांच पड़ताल शुरू की। उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जीबी कृपलानी जैसे नेता भी जुड़े। जब अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया तो गांधी जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन जाएंगे नहीं। ये उनका भारत में पहला सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस था, यानी जानबूझकर गलत कानून को ना मानना। और सरकार को झुकना पड़ा। हाँ, अंत में सरकार को झुकना पड़ा। एक जांच कमेटी बनी, गांधी जी भी उसके सदस्य थे, और तिनकठिया सिस्टम खत्म हुआ। ये गांधी जी की भारत में पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल। हाँ, 1918 में अहमदाबाद में कपड़ा मिल के मजदूरों और मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। बोनस बंद कर दिया गया था और मजदूर वेतन में बढ़ोतरी मांग रहे थे। गांधी जी ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तब उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी और 35% वेतन वृद्धि की मांग रखी। यहाँ उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी शायद, पहली बार। हाँ बिल्कुल,
जब हड़ताल लंबी खिंचने लगी और मजदूरों का हौसला टूटने लगा, तो गांधी जी ने खुद अनशन शुरू कर दिया। ये उनका भारत में पहला अनशन था। इसका असर हुआ और मिल मालिक 35% वृद्धि पर राजी हो गए। इस आंदोलन में अनुसुईया फाराबाई, जो एक मिल मालिक की बहन थी, उन्होंने गांधी जी का बहुत साथ दिया। और तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह। हाँ, वो भी 1918 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में। वहां फसल खराब हो गई थी, लेकिन सरकार लगान माफ करने को तैयार नहीं थी। किसानों की हालत बहुत खराब थी। गांधी जी ने किसानों को सलाह दी कि वो लगान ना दें। तो ये असहयोग था। हाँ, ये उनका पहला असहयोग आंदोलन था, मतलब सरकार के साथ सहयोग ना करना। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और समझौता हुआ कि लगान वही देंगे जो देने में सक्षम हैं। तो इन 3 आंदोलनों से गांधी जी को क्या मिला? मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इनका क्या महत्व था? बहुत महत्व था। एक तो सत्याग्रह की जो तकनीक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में विकसित की थी, उसका भारत में सफल प्रदर्शन हो गया। लोगों ने देखा कि ये तरीका काम करता है। दूसरा, गांधी जी सीधे आम जनता से जुड़े, किसानों से, मजदूरों से। उनकी छवि एक जन नेता की बनी। तीसरा, बहुत से युवा नेता जैसे राजेंद्र प्रसाद, पटेल, कृपलानी, ये सब उनके साथ जुड़ गए। इसने भविष्य के आंदोलनों के लिए एक मजबूत टीम तैयार कर दी। और फिर आया रॉलेट एक्ट का विरोध, जिसने गांधी जी को अखिल भारतीय नेता बना दिया। बिल्कुल। जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो गांधी जी ने इसके खिलाफ एक बड़े पैमाने पर सत्याग्रह का आह्वान किया। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल, उपवास और प्रार्थना का दिन घोषित किया। लोगों से कहा गया कि वो अहिंसक तरीके से कानूनों की अवज्ञा करें। ये पहली बार था कि किसी मुद्दे पर पूरे देश को एक साथ खड़ा करने की कोशिश की गई। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन में बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन पंजाब में हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। हाँ, पंजाब में स्थिति पहले से ही विस्फोटक थी। युद्ध के दौरान वहां बहुत दमन हुआ था, जबरदस्त फौज में भर्ती की गई थी, फिर बीमारियां फैली। रॉलेट एक्ट ने जैसे आग में घी का काम किया। अमृतसर में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। सरकार ने वहां के 2 लोकप्रिय नेताओं, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, को गिरफ्तार करके शहर से निकाल दिया। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। हाँ, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में और रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए लोग 13 अप्रैल 1919 को, जो बैसाखी का दिन भी था, जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ये बाग चारों तरफ से इमारतों से घिरा था और निकलने का सिर्फ एक संकरा रास्ता था। और तभी जनरल डायर वहां पहुंच गया। हाँ, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। वो अपने सैनिकों के साथ आया। उसने निकलने का वो इकलौता रास्ता बंद करवा दिया और बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सैनिक तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। कितना भयावह, अकल्पनीय क्रूरता थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 379 लोग मारे गए और 1200 घायल हुए, लेकिन कांग्रेस का अनुमान था कि मरने वालों की संख्या 1000 के करीब थी। इसके बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और लोगों पर भयानक अत्याचार किए गए। उन्हें सड़कों पर पेट के बल रेंगने को मजबूर किया गया, कोड़े मारे गए। इस हत्याकांड का क्या असर हुआ पूरे देश पर? पूरा देश स्तब्ध रह गया, सदमे में आ गया। इस एक घटना ने ब्रिटिश शासन का जो तथाकथित न्यायप्रिय चेहरा था, उसे पूरी तरह बेनकाब कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। और गांधी जी ने भी अपनी उपाधि लौटाई। हाँ, गांधी जी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, जो उन्हें बोर युद्ध के दौरान उनके काम के लिए मिली थी। वो हिंसा से इतने आहत हुए कि उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि लोग अभी अहिंसक सत्याग्रह के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। लेकिन जलियांवाला बाग ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश राज के प्रति जो थोड़ी बहुत वफादारी बची थी, उसे खत्म कर दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की असली शुरुआत हुई। एपीजे टेलर ने इसे निर्णायक क्षण कहा है। सरकार ने क्या किया? कोई जांच वगैरह हुई? हाँ, दिखावे के लिए अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, हंटर कमेटी। इस कमेटी ने डायर के काम की निंदा तो की, कहा कि उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश नहीं की। बल्कि ब्रिटिश संसद ने इंडेमनिटी एक्ट पास करके डायर जैसे अधिकारियों को उनके कामों के लिए कानूनी कार्रवाई से बचा लिया। मतलब निंदा की, लेकिन सजा कोई नहीं। हाँ, बल्कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने तो डायर का समर्थन किया। हालांकि हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चिल जैसे लोगों ने उसकी आलोचना की। भारतीय से और ज्यादा नाराज हुए। कांग्रेस ने अपनी एक अलग गैर सरकारी जांच समिति बनाई, जिसमें मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, सीआर दास, अब्बास तैयब जी और एमआर जयकर जैसे लोग शामिल थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कड़ी आलोचना की। तो अगर हम आज की बात को समेटें,
तो पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में गहरा असंतोष था। आर्थिक मुश्किलें, राजनीतिक उम्मीदों का टूटना। हाँ बिल्कुल। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए, पर वो नाकाफी साबित हुए, बिना सूरज का सवेरा जैसे। और ऊपर से रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी काला कानून आ गया। सही। इसी माहौल में गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव और सत्याग्रह के हथियार के साथ सामने आए। उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में स्थानीय स्तर पर सफलता हासिल की, जिससे उनकी साख बनी। हाँ, उन्होंने दिखा दिया कि उनका तरीका काम करता है। लेकिन फिर रॉलेट एक्ट के विरोध और खासकर जलियांवाला बाग के उस भयानक हत्याकांड ने सब कुछ बदल दिया। उसने पूरे देश को झकझोर दिया, ब्रिटिश न्यायप्रियता का भ्रम तोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, उसे एक जन आंदोलन बनाने की तरफ धकेल दिया। बिल्कुल, जलियांवाला बाग एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद ये साफ हो गया कि अब सिर्फ सुधारों या रियायतों से काम नहीं चलेगा, अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ज्यादा प्रबल होगी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मान लीजिए युद्ध के बाद अंग्रेजों का रवैया थोड़ा उदार होता, अगर वो भारत के सहयोग को सराहते हुए कुछ ठोस राजनीतिक अधिकार देते, या अगर रॉलेट एक्ट जैसा कानून न लाते। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इतिहास में अगर मगर की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। क्या तब भी आंदोलन इतना तेज होता? क्या गांधी जी का उभार इसी तरह होता, या शायद स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप, उसका रास्ता कुछ और होता? ये सोचने वाली बात है जिसके निश्चित उत्तर तो नहीं है, पर ये हमें उस दौर की जटिलताओं को समझने में मदद करता है।